नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिस तरह से एग्जिट पोल और तमाम पोलस्टर ने दावे किए हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, तमिलनाडु में विजय की सरकार आने वाली है, तो सवाल ये है कि क्या सचमुच एग्जिट पोल और जो पोलस्टर हैं वो इस बार सही साबित होंगे? क्योंकि इससे पहले इतिहास में एग्जिट पोल करने वाले पोलस्टर के दावों पर लगातार संदेह जताया जा रहा है और वो लगातार फेल होते रहे हैं। 2004 में ये सारे पोलस्टर ने वाजपेयी की सरकार को रिपीट बताया था। वाजपेयी की सरकार आ रही थी, इंडिया शाइनिंग हो रही थी, लेकिन वाजपेयी सत्ता से बाहर हो गए, यूपीए की सरकार आ गई। 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार को बहुत कम आंकड़ों के साथ एक हम पार्लियामेंट दिखाया गया था, लेकिन मनमोहन सिंह को पिछली बार की तुलना में 2004 की तुलना में ज्यादा सीटें आई। उसी तरह से 2014 से लेकर 2024 तक में पोलस्टर लगातार गलत साबित हुए हैं। 2024 तो क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब सारे पोलस्टर ने 300 प्लस का आंकड़ा दिया था बीजेपी को, लेकिन बीजेपी घटकर 240 सीटों पर आ गई। उसी तरह से स्टेट असेंबली में पोलस्टर गलत साबित हुए हैं, चाहे आप बिहार से लेकर हरियाणा, महाराष्ट्र में देख लें, जो पोलस्टर ने रेंज दिया था उससे काफी ज्यादा, काफी जिसको कहते हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी या एनडीए उन राज्यों में सरकार की स्थिति में आई। तो इसलिए सवाल है कि इस बार क्या पोलस्टर सही साबित होंगे? आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। शशिकांत पांडे जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में, और साथ ही आशीष मिस्त्री जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं शशिकांत जी। जो सीएसडीएस एक जो पोल किया करती थी, अब तो सीएसडीएस ने भी पोल करना बंद कर दिया है फिलहाल, लेकिन जो सीएसडीएस पोल की जो प्रामाणिकता थी, क्रेडिबिलिटी थी, वो एक तरह से सबसे क्रेडिबल माना जाता था, क्योंकि वो सैंपल साइज और किस मेथोडोलॉजी से सर्वे किया गया है, पोल किया गया है, उन सब का वो विवरण देते थे, जिक्र भी करते थे। लेकिन आज की तारीख में जितने भी पोलस्टर जो कल एग्जिट पोल आए, उन सब में सैंपल साइज किस तरीके से पोल किए गए, इन सब का कोई उल्लेख नहीं है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि एक्सिस माई इंडिया जो ढेर सारे चुनाव को सही प्रिडिक्ट किया है, वो पश्चिम बंगाल चुनाव के आंकड़े को रिलीज नहीं कर रहा है। ये भी खबरें आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है उसमें कहीं ना कहीं खुद एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि ज्यादातर जनसंख्या है जो वो बोलने से बचती रही है। वैसी स्थिति में जो ढेर सारे पोस्टर जो आंकड़े दे दिए हैं, जिन्होंने कि बीजेपी को वहां सरकार बनवा दी है, किसी ने टीएमसी की सरकार बना दी है, वो कितने क्रेडिबल है, या फिर सिर्फ कमरे में बैठकर सिर्फ फॉर्म भर दिया गया है एग्जिट पोल के? नमस्कार शंकर जी, जो आपने बात शुरू की सीएसडीएस से, सीएसडीएस के जो डेटा की जो वैश्विक प्रामाणिकता रही है, उसके पीछे ये कारण रहा है कि सीएसडीएस फील्ड में हर जगह, एक तो हर प्रदेश में, और उसके जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो ग्राउंड में जाकर के डाटा कलेक्ट करते रहे हैं। तो जबकि आजकल जो बहुत सारी सर्वे एजेंसी जो है आ गई हैं, वो या तो टेलीफोनिक सर्वे करवा लेती हैं या फिर वो इंटरनेट के मीडिया के माध्यम से सर्वे करा लेती हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि वो जो आपने बात की जो मेथोडोलॉजी की, वो उनकी क्या, क्योंकि एग्जिट पोल में 3-4 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आपके जो सारे जो क्रिटिकल वेरिएबल्स हैं वो कितना जो है उसमें 3-4 चीज में, जैसे एक्यूरेसी क्या है आपके सैंपल की, आपके रिस्पॉन्स जो रिस्पोंडेंट है वो कितने ऑनेस्ट है, आपने कितना रीजनल डाइवर्सिटी को कवर किया है, और ओवर एंड अबव जो मेथोडोलॉजिकल रोबस्टनेस है वो कितनी रही है। चूंकि पश्चिम बंगाल में ये सभी जो वेरिएबल्स है अपने आप में एक अलग अलग तरह की चुनौती पेश करते हैं। जो चीज आपको डायमंड हार्बर में अगर आप सर्वे करेंगे और वही जो इंटीरियर में आप सर्वे करेंगे, तो बहुत सारे उसमें जो वेरिएशंस होंगे उसको कैप्चर करना एक कठिन काम होता है। तो ये रीजन बन रहा है कि जो एग्जिट पोल्स हो रहे हैं उसमें जो मेथोडोलॉजिकल रिगर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसका रिजल्ट ये है, स्पेशली हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, तो पिछली दोनों बार वो गलत साबित हुआ है, और इसीलिए इस बार भी जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक पर है। आपने एक्सिस माई इंडिया के सर्वे की बात की, प्रदीप गुप्ता का ये कहना था कि ये उन्होंने इसलिए, चूंकि उनके जो सर्वेयर्स थे उसमें कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और 22 दिन तक वो जेल में रहे, और उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से जो है उनकी जमानत करवाई। उनका ये कहना था कि जो बहुत सारे जो वोटर्स थे, जो एग्जिट पोल जो
चुनाव में वोट करके बाहर आए और उनसे बात करने की कोशिश की गई तो वो बात करने से उन्होंने मना कर दिया। कहीं ना कहीं एक जो बंगाल में एक जो एक इसको साई वोटर इफेक्ट कहेंगे कि जो वोटर है वो बचता रहा है या वो एक फियर फैक्टर भी वर्क करता रहा है, क्योंकि पिछली बार का रिजल्ट हमें मालूम है कि उसके बाद बड़े पैमाने पर वहां दंगे हो गए थे। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो एग्जिट पोल्स कराने वाली जो एजेंसीज है और उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउटफुल नजर आती है। लेकिन शशिकांत जी ये बताइए कि जो पोल होते हैं उसमें हम लोगों ने एक स्टोरी की थी द प्रिंट के लिए, जिसमें कि ये सारे जो अभी पोलस्टर टीवी पे बैठे हुए हैं उन सबके दफ्तर में जाके हमारे रिपोर्टर ने जाकर उनका दफ्तर देखा और किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। जो पिछले लोकसभा चुनाव के समय वो स्टोरी हम लोगों ने की थी, जिसमें कि किन लोगों से बात की तो ज्यादातर जो पोलस्टर, जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा, वो सारे आज के लीडिंग टीवी चैनल पे बैठे हुए पोलस्टर, उन सबके दफ्तर जो बड़ा ही शेडी थे और वहां पर एक दो स्टाफ के अलावा कोई स्टाफ नहीं था। और एक तरह से ये लगता था कि कुल मिलाकर, क्योंकि एक जमाने में मैं जब एक टेलीविजन चैनल में हुआ करता था और वहां पर इन्हीं सारे पोलस्टर में से एक पोलस्टर ने आया और उस समय वाजपेयी की सरकार थी, तो उन्होंने कुछ नंबर कम दिए थे और उस नंबर की जब सूचना पीएमओ तक पहुंची तो पीएमओ से जब फोन आया उस पोलस्टर के पास, तो उस पोलस्टर ने कहा कि ठीक है सर, मैं 30-40 सीटें बढ़ा देता हूं। तो उस पोलस्टर ने 30-40 सीटें बढ़ा दी और उसी को हम लोगों ने टेलीकास्ट किया। तो कुल मिलाकर जो ये पोलस्टर की फ्रॉडबाजी है या फिर इंटरटेनमेंट है, वो सब एज ए जर्नलिस्ट तो हम लोग जानते हैं, लेकिन तब भी आपको लगता है कि किन प्रिकॉशन का ध्यान रखा जाना चाहिए अगर सही में इस विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे कि आज भी लोग प्रदीप गुप्ता का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्होंने एक डेटा दिया कि हमारी कितनी इनोवा गाड़ियां गई और कितने सारे लोग सैंपल लेकर गए, तो उसमें लोग मजाक उनका उड़ा रहे हैं कि इनोवा गाड़ियां से सर्वे नहीं होता है। सर्वे के लिए ये प्रिकॉशन और ये मेथोडोलॉजी है जिसका कि उन्होंने पालन किया या नहीं किया। आपको लगता है कि कौन से ऐसे प्रिकॉशन है जो ये पोलस्टर को रखने चाहिए और कौन से प्रिकॉशन जिसको कि ये नहीं रखते हैं, कुल मिलाकर अपने हिसाब से आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं या छेड़छाड़ भी नहीं करते, फोन पे ही बात कर लेते हैं और वो एक तरह से जिसको कहते हैं कि सैंटिटी नहीं रहती उस आंकड़ों की? जी, देखिए आपने जैसा कहा, कई बार क्या होता है कि जो सर्वे एजेंसीज है, जो आपने बताया कि उन्होंने नंबर बढ़ा के दिखा दिया, कई बार क्या होता है कि जो सर्वे एजेंसीज है उनकी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स है वो उनके प्रोजेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है। अगर वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अलाइंड है या उनकी कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है, तो स्वाभाविक है कि जब उनका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होगा तो एग्जिट पोल जिस पे उम्मीद की जाती है कि वो न्यूट्रलिटी होनी चाहिए उनके प्रेडिक्शंस में, और स्ट्रिक्टली दे शुड गो बाय द स्टैटिस्टिक्स, दे शुड गो बाय द डाटा, वो स्वाभाविक है कि वो अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है और जो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन डेफिनेटली एग्जिट पोल्स यूरोप में, अमेरिका में काफी पॉपुलर रहे हैं और नियर एक्यूरेसी तक भी गए जाते हैं। उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि एग्जिट पोल यदि प्रॉपरली कंडक्ट किया जाए तो ये वोटिंग पैटर्न को, रीजनल जो स्विंग्स हैं और इमर्जिंग जो ट्रेंड्स हैं वो उसको डेफिनेटली बता सकते हैं। इसलिए जो आपने कहा कि क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उसकी सबसे पहली जो आवश्यकता ये है, मैंने जो मेथोडोलॉजिकल रोबस्टनेस की बात की कि जो मेथोडोलॉजी है उसमें एक ऊंचे दर्जे की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी जो आवश्यकता है कि जो सैंपल साइज है वो उसका एक क्लियर कट डिस्क्लोजर होना चाहिए, और इसके अलावा जो मार्जिन ऑफ एरर है कि हम जो सर्वे कर आ रहे हैं उसमें इतना परसेंटेज हम मार्जिन ऑफ एरर लेके चल रहे हैं, वो चीज भी हाईलाइटेड होनी चाहिए। एंड ओवर एंड अबव उसके अलावा जो मुझे लगता है कि जो इंडिपेंडेंट अगर ऑडिट हो तो ये सारी चीजें हैं जो उनकी रिलायबिलिटी को और क्रेडिबिलिटी को एनहांस कर सकती है। और ये सारी चीजें जिस प्रोपोर्शन में, जिस सर्वे में रिफ्लेक्ट करेंगी, वहां पर हम जो है बेहतर रिजल्ट देखेंगे। और जहां पर ये नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि जैसे कि हम इंडिया में बहुत सारे सर्वेज में देख रहे हैं कि वो सर्वे जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि इन सर्वे एजेंसीज का कुछ मीडिया हाउसेस के साथ टाई अप होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक लार्ज स्केल पे, बड़े स्केल पे फंड इन्वॉल्व होता है और
6 बजे आपका पता चला या 5 बजे वोटिंग खत्म होती है और एकदम से जो न्यूज ब्रेक करना है, उस न्यूज ब्रेक करने के प्रयास में अभी वोटिंग चल ही रही होती है। पता चला बहुत सारे मतदाता अंदर ही हैं अभी और तब तक जो है वो प्रेडिक्शन शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं कुछ कि हम जो है न्यूज को सबसे पहले ब्रेक करेंगे और उस आपाधापी में आप जो डाटा को आप कलेक्ट भी करते हो, वो डाटा की प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाती है और वो भी जो है वो आपकी एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े आते हैं उसको प्रभावित करते हैं। आशीष जी, आपसे समझना चाहूंगा कि आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह से एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी हमेशा क्वेश्चन में रही है और बड़े-बड़े जो पोलस्टर हैं उनके नतीजे भी एक तरह से बिल्कुल उलट गए हैं। लेकिन इस चुनाव में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जो जो 2 क्रूशियल ऐसे स्टेट हैं जिसके आंकड़ों को लेकर लोगों को अभी भी डाउट है। वो ठीक है कि केरल में सबको ये एक तरह से दिख रहा है कि यूडीएफ का एज वहाँ पे होना चाहिए, जो नॉर्मल एक प्रिडिक्शन के पैरामीटर्स हैं। उसी तरह से आसाम में बीजेपी की लीड दिखती है। लेकिन इन दोनों राज्यों में जिस तरह से एक्सिस ने एक तरह से विजन की पार्टी को काफी एज दिया है और पश्चिम बंगाल को तो लेकर एक तरह से कोई भी क्रेडिबल सर्वे नहीं है। बाकी जितने भी पोलस्टर हैं वो उनके हिस्ट्री, उनका अता पता कोई भी नहीं जानता कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो 2-3 जो सी वोटर जो पहले सर्वे किया करता था उसका कोई सर्वे नहीं है। प्रदीप गुप्ता का पश्चिम बंगाल को लेकर सर्वे वो कह रहे हैं कि नहीं जारी करेंगे। तो वैसी स्थिति में ये जो कुकरमुत्ते वाले जो सर्वे हैं, जो ऑफिस में बैठ के सर्वे बना रहे हैं और टीवी का एयर टाइम, प्राइम टाइम 6-6 7-7 घंटा ऑक्युपाई कर रहे हैं और पूरे देश की जनता की नजरें उस पर लगी हुई है, आप उनको कितना क्रेडिबल मान रहे हैं? बहुत ही कम। बहुत ही कम इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल इतना आसान है नहीं, बहुत ही टफ है, क्योंकि आपको एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स लेना पड़ता है और स्पेशली पश्चिम बंगाल जैसे जगहों पर और भी ये कठिन हो जाता है, टफ हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमेशा से ही यहाँ पे जो अंडर करेंट्स होते हैं उसको पकड़ना मुश्किल रहा है, क्योंकि फियर फैक्टर की वजह से इलेक्शन में फियर, डर बहुत ज्यादा हावी होता है बंगाल में, हमेशा से ही रहा है ड्यूरिंग द इलेक्शन और आफ्टर द इलेक्शन। पोस्ट पोल वायलेंस यहाँ पे बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बार भी लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे, ये स्वाभाविक है, ये कोई दूसरी बात नहीं है। तो ये चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी मेथोडोलॉजिकल अगर सोचा जाए, मेथोडोलॉजी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में भी यहाँ पे गलतियां ज्यादा होती है। इसका भी एक कारण ये है, हम लोग सैंपल सर्वे जब करते हैं ना तब ये डिफिकल्टी ज्यादा होती है। अगर हम एथनोग्राफी के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो ये मेरा मानना है ओपिनियन पोल में ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात किया जाए तो वहां पर एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे उभर के आ रहा है हमेशा से ही, कि जो सैंपल लिया जा रहा है वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के बारे में कोई सोचता तक नहीं है, तो रिजल्ट खराब आएगा। लेकिन दूसरी चीज जो है, जब क्या होता है कि इस तरह का फियर होता है ग्राउंड पे, तब आप किसी भी तरीके से ये सैंपल सर्वे से काम नहीं चला सकते। लेकिन हमने क्या देखा, इलेक्शन के बाद से टेलीफोन में कॉल आ रहा है, सोशल मीडिया प्रोफाइल पर फॉर्म आ रहा है, गूगल फॉर्म वगैरह, जहां से हमारा ओपिनियन रिकॉर्ड करने की कोशिश किया जा रहा है। और कौन ओपिनियन देगा? अब मीडिया बाइट्स में भी देखा जा रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हम कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलना चाहते। इसका कारण ये है, अब देखिए मेरा मानना ये है, जो इलेक्शन अभी हो गया है खत्म, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। अब इस रिजल्ट में कुछ मतलब सरप्राइजिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कल भी बताया था कि जैसे सारे चैनल्स ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हो जाए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इस बार आने वाला है। जो भी ऑपोजिशन में हो, बीजेपी हो या टीएमसी हो, ऑपोजिशन का जो नंबर्स है वो बहुत बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। लेकिन दूसरा भी हो सकता है, आप यकीन नहीं करोगे, 4 तारीख को मैं बात कर सकता हूँ फिर आपसे। मुझे जो भी खबरें ग्राउंड से आ रही है उससे तो ये लग रहा है कि अगर बीजेपी का नंबर 200 के आसपास जाके खत्म हो जाता है या 190 प्लस हो जाता है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि ये इस तरह का अंडर करंट चल रहा है इस बार। और दूसरा भी हो सकता है, तो ये जो हमारी जो मैपिंग मतलब मेजरमेंट हो रहा है ग्राउंड लेवल पे,
वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। और इसी ये कारण ये है कि कोई भी एजेंसी ने अपना मेथोडोलॉजी नहीं बताया, अपना टेक्निक नहीं बताया, सैंपल साइज नहीं बताया। और बाय द वे ये हो गया है क्या, ये सारे जो एजेंसीज है, जो पुराने सी वोटर या नियल्सन एक टाइम पे सीएसडीएस, इन लोगों ने स्टॉप क्यों किया है? क्योंकि इन्फ्लुएंस, आपने सही बताया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है पॉलिटिकल पार्टी का कि, और पैसे की बात तो है, कॉर्पोरेट लॉबी तो है, तो ये सर्वे करने से फायदा नहीं है। ये जो भी लोग कर रहे हैं क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है, ये सिंपल है। किसी ट्रूथ तक पहुंचने की कोई कोशिश है नहीं। प्रेडिक्शन अच्छा हो बुरा हो कोई दिक्कत नहीं, उनको कॉर्पोरेट फंडिंग मिल जाएगा, पार्टी का फंडिंग मिल जाएगा। तो बेसिकली कोई रैशनल है ही नहीं अभी के एग्जिट पोल का, कोई भी रैशनल नहीं है। अब देखिए रिजल्ट में आ जाता है, किसी का ना किसी का तो मतलब मैच हो ही जाएगा, फिर वो बोलेंगे हमारा क्रेडिबिलिटी है। लेकिन किसी ने अपना डिस्क्लोजर नहीं दिया, किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है हम किस तरह से यहाँ पे इस प्रेडिक्शन पे पहुंचे हैं। जैसे मैं देख रहा था एक पोलिंग एजेंसी ने क्या किया है, उन्होंने जो नंबर दिया है जो बीजेपी और तृणमूल का करीब करीब है, लेकिन कांग्रेस के लिए 0 दिया है। मेरा मानिए कांग्रेस अभी ऑलमोस्ट 10 के आसपास उनका सीट होगा, आप देख लीजिएगा। मैं दूसरे पार्टी का नहीं बता सकता इस, क्योंकि वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की जो अंडर करंट है, कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है, उससे एटलीस्ट कांग्रेस को मोस्ट मिल। और आपको लगता है कि आशीष जी की जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जो सीटें दे रहे हैं, या फिर अगर बीजेपी का अंडर करंट है तो बीजेपी की संख्या एक लैंडस्लाइड विक्ट्री होनी चाहिए, जो कि पश्चिम बंगाल का ट्रेंड रहा है कि वहां पर जनता जिस भी बिल्कुल पार्टी को जनादेश बिल्कुल देती है वो एक लैंडस्लाइड देती है। ऐसा नहीं देती है कि 145 और 50 का आंकड़ा बीजेपी को दे रही है तो पोलस्टर भी बड़ा सकुचाते हुए, जिसको कहते हैं ना कि अच्छा अपनी मुट्ठी खोल रहे हैं लेकिन पूरी मुट्ठी नहीं खोल रहे हैं। तो इसलिए लोगों को डाउट है कि ये आंकड़ा सचमुच सही होगा, क्योंकि अगर बीजेपी का वेव है या अंडर करंट है तो बीजेपी का आंकड़ा तो 180 200 प्लस होना चाहिए, लैंडस्लाइड होनी चाहिए, न कि 145 50 और 55 होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं एक तरह से शंका, लोगों का सस्पिशन का जन्म होता है। हाँ, एक तो देखिए बीजेपी का केस थोड़ा अलग है इसलिए क्योंकि 70 ऐसे सीटें हैं, 70 सीट्स ऐसे हैं जहां पे बीजेपी की कोई वहां पे एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो इतने मुस्लिम डोमिनेटेड जगह है जहां पे टीएमसी एक ऑटोमेटिक चॉइस है। तो 70 सीटों को छोड़ के बीजेपी को कॉन्टेस्ट में जाना होता है। तो आप अनुमान लगाइए, मात्र आपके पास रह गया 215 214 सीट। उन 214 सीटों में से आप 314 सीट, तो 314 सीटों में से आपको 200 पार करना होगा, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। तो आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो 210 220 230 ऐसे कुछ सीटों पे, जहां पे आप सोच रहे हो आप जीत सकते हो। अब तो ऐसा नहीं है कि वो सारे सीटों पे आप जीत सकते हो, सारे सीटों पे बीजेपी जीत नहीं सकती, लेकिन तृणमूल जो है उनकी ये मतलब बेनिफिट है कि वो सारी सीटों पे कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ये अंतर होता है दोनों में। तो बीजेपी का जो एक्सपेक्टेशन है वो एक लेवल तक ही हो सकता है, लेकिन फिर भी जो लगता है जिस इशू को हम लोग कम बोल रहे हैं, एक तो ओबीसी का इशू हो गया जो मैसिव इशू है। मुस्लिम समाज में भी एक एंगर है बीजेपी को तृणमूल को लेकर। उसका 2 कारण है, एक ओबीसी का इशू है, 2 सेकंड जगन्नाथ टेम्पल वाला इशू है। जगन्नाथ टेम्पल बनाने के बाद जो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स तृणमूल ने किया है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुस्लिम समाज को, ये एक। और दूसरा ओबीसी में क्या हुआ, पहले ओबीसी ए और ओबीसी बी लिस्ट हुआ करता था यहाँ पे। ओबीसी की ए लिस्ट जो होता था वो मुस्लिमों के लिए होता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे इंटरवीन किया। अब क्या हो गया है कि ओबीसी ए लोग ओबीसी बी में चले आए, मुसलमान लोग बी में चले आए, जहां अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा। और ओबीसी बी वाले सब ओबीसी ए में चले आए, तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली। लास्ट 1.5 साल में देखा गया कि किसी भी रिक्रूटमेंट में उनको मौका नहीं मिल रहा है माइनॉरिटीज को। तो ये एक एंगर है, एजुकेटेड माइनॉरिटीज में एक 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 एंगर है। तो ये जो है ना, ये सारे चीज मिलाकर के ये अंडरकरेंट पैदा हुआ है। उसके साथ आरजी कर का हो गया, वुमेन वोट को आप किस तरह से देख रहे हो। देखिए पहली आरजी कर का जो घटना है वहां से एक एंटी इनकम्बेंसी का स्टार्ट होता है, फिर वहां पे ऑन टॉप ऑफ इट मैनिफेस्टो में बीजेपी का बोला जाता है कि आपको 3000 मिलेगा, ग्राउंड में जिसका बहुत बढ़िया सा पेनिट्रेशन हुआ है। और इसके साथ साथ इतने ज्यादा मतदाताओं ने मत दिया है, तो
कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि ये जो एक स्ट्रॉन्ग अंडरकरेंट है, लेकिन फियर के वजह से, पोस्ट पोल वायलेंस की वजह से लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे। तो ये जाहिर सी बात है, अगर इस तरह से एक अच्छा देखिए, तृणमूल का अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री होता है तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर बीजेपी का होता है वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी का खुद का एक लिमिटेशन है। वो 180-90 के ऊपर नहीं जा सकता बीजेपी का, जितना भी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाए। मतलब इन दैट सेंस लैंडस्लाइड हो ही नहीं सकता। विक्ट्री होगा फिर भी वो 80-90 के ज्यादा नहीं हो सकता। ये कुछ टेक्निकल वजह से, डेमोग्राफी की वजह से। शशिकांत जी, अभी थोड़े दिन पहले ही बिहार में एग्जिट पोल फेल हुए, जहां पे बिहार में जो आंकड़ा था वो सारे पोलस्टर एक तरह से एनडीए की सरकार तो बनवा रहे थे, लेकिन इतने बड़े मैंडेट के साथ नीतीश कुमार की वापसी हो रही है, एनडीए की वापसी हो रही है, ये किसी पोलस्टर ने नहीं कहा। आपको लगता है कि एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को ये सारी एजेंसियां एड्रेस नहीं करना चाहती, या फिर आपको लगता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गई है, जैसे कि चुनाव के दौरान में चुनाव प्रचार के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेती है, तो उस तरह से एक ये भी सहारा बन गई है कि आप ओपिनियन पोल में एक पॉलिटिकल पार्टी को किसी ए बी पॉलिटिकल पार्टी को आगे दिखाते रहो, एक जनमत क्रिएट करो, और उसके बाद जनमत क्रिएट करने के बाद ये भी हथकंडा कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनाया, बताया कि भाई आप एग्जिट पोल में दिखाते हो कि फलाना पॉलिटिकल पार्टी आगे है, तो उसके बाद एक तरह से जो अंतिम दिनों में हो सकता है कि बहुत सारे जो एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उस धांधली के चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी शिथिल हो जाती है, दूसरी को लगता है कि अच्छा हम सत्ता में आ रहे हैं, और इसी बीच में खेल हो जाता है। क्या आपको लगता है कि ओपिनियन बनाने का खेल चल रहा है क्या? देखिए, ओपिनियन पोल्स में भी आपने भी जैसा बताया था, ओपिनियन पोल्स में सीधी सी बात है कि अगर जो सर्वे एजेंसीज हैं, अगर उनकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है या वो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं एलायन है, क्योंकि स्वाभाविक है कि राजनीति के बहुत नजदीक रह करके ही ये काम होता है, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी और स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है उससे उसको फंड की आवश्यकता होती है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे में ओपिनियन पोल्स कई बार अंडर प्रेशर, अंडर ड्यूरेस वो इस रूप में प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं जो कि रूलिंग डिस्पेंसेशन को फेवर करते हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और यही चीजें हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट स्टेट्स में वन आफ्टर अनदर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो सर्वे एजेंसीज है जो एग्जिट पोल कंडक्ट कर रही हैं, वो एक उनका जो एक ओपेकनेस है, जो उनका जो सारा का सिस्टम में जो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और वही चीजें हो रहा है कि उनकी वो कहीं एक वो कभी कभार सही हो जाते हैं, लेकिन अधिकांश जो है वो गलत साबित हो रहे हैं। एक स्वाभाविक है, जैसे सीएसडीएस जब सर्वे कराता रहा था तो वो एक लार्ज स्केल वो डेटा लेते थे, और डेटा में भी एक होता है कि बहुत सारी चीजें हैं कि आप किस तरीके से आपने जो एक रीजनल डाइवर्सिटी को कैप्चर किया, जो आपका सैंपल है वो भारत में बहुत ज्यादा आप जानते हैं सोशल डाइवर्सिटी है, और वो सोशल डाइवर्सिटी को कैप्चर करने के लिए आप कास्ट के एंगल को आपने कितना ध्यान में रखा, आपने रिलीजन के फैक्टर्स को, रूरल अर्बन जो डिवाइड है, ये सारी चीजों को आपने जब ध्यान में रखते हुए जब आप अपना सैंपल कलेक्शन करते हैं तो वो रिजल्ट में ट्रांसलेट करता है और वो नियर एक्यूरेसी की तरफ जाता है। चूंकि ये सारी चीजें न होने का ही रिजल्ट है कि हम देख रहे हैं कि जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आउटकम आ रहा है, वो इन सारी एजेंसीज को एक आप कह सकते हैं कि उन्हें एक डाउट्स की कैटेगरी में लेके जा रहा है। तो वही चीज हम बिहार में देखे, उससे पहले भी आप चले जाइए तो महाराष्ट्र का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, झारखंड का चुनाव था, वहां भी ये सारे जो एग्जिट पोल्स थे वन आफ्टर अनदर सभी फेल किए। और शशिकांत जी, अगर इसकी हिस्ट्री को देखें कि अमेरिका जैसे देश में या यूरोप जैसे देश में, बाहर के देशों में ये कहा जाता है कि ये काफी साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, और शुरुआत के दौर में आप देखें कि जब प्रणय राय ने इसकी शुरुआत की, या फिर उस जमाने में योगेंद्र यादव, प्रणय राय, ये सारे लोग एक तरह से इस पोल का काम करते थे, तो काफी उस जमाने में कहा जाता था कि एक क्रेडिबल तरीके से इस काम को करते थे, और कई सारे इलेक्शन को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से प्रेडिक्ट भी किया, उसके नब्ज को उन्होंने पकड़ा। सीएसडीएस की प्रामाणिकता पे सारे लोग कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेट करते थे कि ये प्रामाणिक है, लेकिन बाद के दौर में जिस तरह से कुकुरमुत्ता की जैसी ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसियां पनपी है,
आपको लगता है कि सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, या फिर सिर्फ धंधा है, एक तरह से धंधा चमकाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को मूव करने के लिए ये सारा खेल चल रहा है? एक्चुअली जो आपने जहां इस पे कंक्लूड किया कि निश्चित रूप से इट हैज बिकम अ प्रोफेशन, एक धंधा हो गया है। और ये एक ऐसी चीज है जिस पर कि कहीं ना कहीं एक लगाम लगाए जाने की जरूरत है, और कि वो कौन से अपने मेथोडोलॉजी, किस टूल्स के तहत वो ये सारी बातें कर रहे हैं, वो सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में ले आए, क्योंकि उससे बहुत कुछ जो है वोटर्स के माइंड्स को आप वन फॉर्म और अनदर आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। आज क्या हो गया है कि जो भी इस तरह की जो एजेंसीज हैं, यह वोटर्स के रिस्पांस पर कम और पॉलिटिकल करेंट्स पर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, कि उन्हें लगता है कि पॉलिटिकल करंट्स ऐसा दिख रहा है। उदाहरण के लिए पिछला जो वेस्ट बंगाल का जो प्रेडिक्शन था, जो 2021 के चुनाव हुए थे, उसमें सभी ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो है वो बढ़त दिखा दी थी, क्योंकि उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो मैसिव जो है वो चूंकि मीडिया को मोबिलाइज किया था, काफी पैसे वहां खर्च किए थे, तो उससे जो एक परसेप्शन बना था, उस परसेप्शन के बिना पर उन्होंने, और ग्राउंड लेवल जो रियलिटीज थी, जो सर्वे करने की बात की थी, या जो डेटा के बेसिस पर जो बात करने की जाती है, या जो अभी आशीष जी ने कहा कि जो एथनोग्राफिक स्टडी होती है, वो कुछ भी नहीं। उसी सब का रिजल्ट था कि जो रिजल्ट आया और जो प्रेडिक्शंस थे वो कहीं भी मैच नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली देखिए कि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल अगर यूरोप में, अमेरिका में सक्सेसफुल रहा है, तो ये अपने आप में इस एक्सरसाइज में कोई बुरी चीज नहीं है। यह एक न्यूट्रल स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है, और अनफॉर्चुनेटली ये एग्जिट पोल्स, चूंकि उनकी न्यूट्रलिटी क्वेश्चनेबल हो गई है, इस कारण से वो अपनी विश्वसनीयता को खो रहे हैं। और चूंकि विश्वसनीयता को इस रूप में खो रहे हैं कि जो प्रेडिक्शंस है और जो बाकी जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है वो मिसमैच करता है। आप अभी देख लें कि एकदम से जो एक्सिस माई इंडिया ने तमिलनाडु में जो विजय की पार्टी है, वो नियर वो एकदम से उनकी सरकार बनाने तक वो जा रहे हैं, उनको 100 सीट्स और इस तरह का प्रेडिक्शन उनका आने लगा है। वहीं कुछ जो सर्वे एजेंसीज है वो बिल्कुल ही उसके एकदम इतर है। आखिर इतना बड़ा अगर वेरिएशन है, इतना बड़ा उनके जो सर्वे का जो मॉड्यूल है उसमें अंतर है, तो ये निश्चित रूप से इन सर्वे एजेंसीज के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाता है। एक चीज बताइए कि जैसे कि जो कंज्यूमर गुड्स की जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं और तमाम जो आज की तारीख में कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए इस तरह के सर्वे का सहारा लेती है। एसी निल्सन एक ज़माने में सारी बड़ी कंपनियों के लिए इस तरह के सर्वे किया करता था। तो उनके जब सर्वे सही हो सकते हैं कि फलाना प्रोडक्ट को अगर मार्केट में लॉन्च करना है और उस प्रोडक्ट को लेकर लोगों का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, वो अगर सही हो सकते हैं, तो ये जो चुनाव वाला पोल है वो कैसे गलत हो जाता है? क्या भारत में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि उस डाइवर्सिटी को ये पकड़ नहीं पाते, सैंपल साइज सही नहीं करेक्ट ले पाते, या फिर जिसको कहते हैं कि जो सर्वे के जो मेथड्स हैं उसमें जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 है जिसको कोई पालन करना चाहिए वो नहीं करते हैं, उसको बाईपास करते हैं कॉस्ट कट करने के लिए, उसकी वजह से ये फेल हो जाते हैं। देखिए, मल्टीपल रीजंस है इन सर्वेस के फेल होने का। वेस्ट बंगाल में हम एक अलग सिचुएशन देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो वोटर जो है वो फ्रीली जो है वो बात नहीं कर पा रहा है। तो वो एक फैक्टर है कि वो जो एक्सिस बाय इंडिया ने यही बात कही कि हमने अब ये जो सेकेंड राउंड के वोटिंग के बाद हम उन एरियाज में भी करा रहे हैं जहां पर फर्स्ट राउंड के पोल हुए थे। तो ये एक अलग फैक्टर बनता है कि जब अगर वोटर फ्रीली जो है वो बोल नहीं पा रहा है, उसे डर है कि हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है या हम एक्शन हो सकता है, तो वो एक फैक्टर बनता है। उसके अलावा भी आपको बता दें कि जो एक्यूरेसी न आने के पीछे जो जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, जो मैन पावर रिक्वायर्ड है, जो उसमें काइंड ऑफ मनी, टाइम, इंटेलेक्ट रिक्वायर्ड है, कहीं ना कहीं आपको बताए वो एजेंसीज लैक करती रही हैं। सीएसडीएस अगर ये सर्वे कराता रहा है और उसमें बहुत बार वो सक्सेसफुल रहा है, हम आपको बताएं उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने, चूंकि मैं यूपी का कोऑर्डिनेटर रहा हूं सीएसडीएस का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब विधायकों को, मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी के उनके घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा था उनके इलाकों में,
तो एक इस तरह से एक न्यूज थी कि बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन चल रहा है, वो चुनाव हार रही है। लेकिन हम लोगों ने जैसे सर्वे कराया और एकदम से जो डाटा हमारा आया, हमने उसको ऑलरेडी वो हिंदू वगैरह में रिपोर्ट हुआ है, और एकदम से वो सर्वे में आया कि नहीं, वहां पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये होती है डाटा की एक्यूरेसी की ताकत, कि आपने जो अपने क्वेश्चनर बनाए वो कितना साइंटिफिकली मेथोडोलॉजिकल रिगर के साथ बनाया, आपने जो क्वेश्चनर की जो पायलट स्टडी की टेस्टिंग की जाती है वो आपने उसको की, आपके जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स थे वो फील्ड में कितना ऑनेस्ट थे, जो वोटर्स जो आपके रिस्पोंडेंट है, वो जो सोशल प्रोफाइलिंग है, उस प्रोफाइलिंग का आपने कितना ध्यान रखा है। अनफॉर्चुनेटली आपको बताएं कि ये जो बहुत सारी जो सर्वे एजेंसीज हैं, इनमें हो सकता है कि शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति वो तो कैपेबल व्यक्ति हो, लेकिन जो टीम वो बनाया है, वो टीम और जो नीचे लेवल पर काम कर रही है, वो वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं ढेर सारे लैप्सेस और लैकुनास हैं, और उसकी वजह से जहां तक मेथोडोलॉजी की बात है उसमें कोई कमी नहीं है। ऑफ कोर्स आप ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं, वोटर्स का जो परसेप्शंस होता है वो कई बार बदलता रहता है, और उस पर एक हम नियर एक्यूरेसी तक जा सकते हैं, लेकिन अगर ये नियर एक्यूरेसी के भी बहुत दूर है तो उसके पीछे ये रिफ्लेक्शन है कि ये जो एजेंसीज है वो एक इमीडिएट कुछ उन्हें गेन मिल जाए और उनको बाइट्स मिल जाए, कवरेज मिल जाए, या उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें जो फंडिंग हो जाए, उस पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, बजाय इस पर कि हमारा जो क्रेडिबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म में स्टैब्लिश हो। यही कारण है कि आप देखिए कि एक बहुत लंबे समय तक जो है सीएसडीएस ने क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उसके डाटा को ग्लोबली कोट किया जाता है, लेकिन अन्य जो एजेंसीज हैं वो तमाम एफर्ट्स के बाद भी वो क्रेडिबिलिटी हासिल नहीं कर पा रही। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आप सिर्फ मनोरंजन कीजिए, एंटरटेनमेंट लीजिए 4 मई तक। उससे पहले आप भरोसा मत कीजिए, विश्वास मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि फिर आपको दिल का धक्का लगे, क्योंकि इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पे लगातार सवाल उठते रहे हैं, और न तो इन आंकड़ों के सैंपल साइज का डेटा है, कितने लोगों से बात की गई, किस तरीके से बात की गई, उस मेथोडोलॉजी का ये हवाला, ये सारी एजेंसियां जिनके आंकड़े टीवी चैनल पे चल रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। अब सवाल यह है कि 4 मई को क्या निकलेगा, जब पिटारा खुलेगा तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को लेकर कहीं न कहीं इन आंकड़ों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी वहां पे सरकार में आ जाए, हो सकता है टीएमसी सरकार में आ जाए, लेकिन जिस तरह से तमाम पोस्टर में वेरिएशन है, वो कहीं न कहीं एक तरह से उन आंकड़ों की प्रामाणिकता पे संदेह खड़ा करता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। शशिकांत जी आप जुड़े, बहुत-बहुत धन्यवाद, और आशीष मिस्त्री आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.